हेलो एवरीवन, आज मैं करंट अकाउंट के टॉपिक लेके आया हूँ कि क्योंकि मैंने लास्ट 15 टू 16 डेज से देख रहा हूँ कि करंट अकाउंट वर्टिकल में काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, जो कि नए बच्चे का काफ़ी स्कोप है कि वो इंटरव्यू दे और सेलेक्टेड हो और अपना ज्वाइन करके ऑन रोल होके अपना पैसे कमाए और अपना लाइफ में कुछ ग्रो करें। तो मैं इसीलिए करंट अकाउंट टॉपिक पे स्टार्ट कर रहा हूँ कि करंट अकाउंट की वैकेंसी भी काफ़ी आ रखी है। नए बच्चे के लिए अभी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि पहले तो पुराने बच्चे जो भी थे, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन में, वो सारे के सारे जो ऑफ रोल थे, सारे के सारे ऑन रोल होने के लिए इस करंट अकाउंट के वर्टिकल में आ चुके हैं। अभी इससे भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो काफ़ी नए बच्चे फ्रेशर को भी ले रहे हैं। तो इसलिए करंट अकाउंट का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सोचा कि करंट अकाउंट का अगर एक वीडियो बना दूं तो काफ़ी सारे बच्चे को हेल्प मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग चलते हैं करंट अकाउंट के पॉइंट्स पे। सबसे फर्स्ट है कि करंट अकाउंट होता क्या है, व्हाट इज ए करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट इज ए जस्ट एज ए अकाउंट हु इज वन यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, हु हैव हायर नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजेक्शंस। दैट्स मीन्स, अगर सिंपल सा बोला जाए तो करंट अकाउंट एक बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, जिसमें कि ट्रांजैक्शंस जो है अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं, पर डे ट्रांजैक्शंस है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का सुविधा उसमें उपलब्ध है। इसीलिए इसमें कहा भी गया है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड ट्रेड ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो बेसिकली जो डिपेंड करता है करंट अकाउंट में कि इसमें स्टेटमेंट मेंटेन नहीं होता है, और ये करंट अकाउंट जो है ये रिकवर किया जाता है आरबीआई के द्वारा डायरेक्टली, क्योंकि करंट अकाउंट इज रिपोर्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट वन, हम लोग चलते हैं करंट अकाउंट के डेफिनेशन पे। व्हाट इज ए करंट अकाउंट? करंट अकाउंट इज ए current account is a account who is one used for business purpose। अब सेकेंड पॉइंट है कि who have higher number of regular transactions। अब नेक्स्ट है कि करंट अकाउंट्स, इतना तक तो हमें पता चल गया कि करंट अकाउंट्स हम बिजनेस पर्पस के लिए खोलते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग बिजनेस जो करता है वही करंट अकाउंट ओपन करा सकता है। तो करंट अकाउंट के अंदर डिपेंड करता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड ट्रेड ऑफ गुड्स। import of goods and trade of goods। अगर हिंदी में बात करें, import of goods मतलब माल का आयात, मतलब माल का आयात, एंड ट्रेड ऑफ गुड्स मतलब माल का व्यापार। मतलब माल का व्यापार। तो इससे ये होता है कि हम लोग पूरे दुनिया में कहीं से भी, एक पूरे विश्व में हम लोग कहीं से भी माल का आयात निर्यात करते हैं
जो कि इस देश में जिसको रिपोर्ट करता है आरबीआई, मतलब करंट अकाउंट इज रिपोर्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब सीधा सिंपल सा इसको बोल सकते हैं, करंट अकाउंट इज रिपोर्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया, इसका मतलब हुआ कि चालू खाता भारतीय रिजर्व बैंक चालू खाता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया जाता है। इतना तक तो हो गया। अब बात रहा कि करंट अकाउंट में किस किस टाइप का अकाउंट होता है, कैसा कैसा अकाउंट हम लोग खोलते हैं। अगर उस पर बात करें तो सबसे पहले इसको 4 भाग में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड है पार्टनरशिप, थर्ड है एलएलपी, इसको बोलते हैं लायबिलिटी, ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स, एंड फोर्थ है प्राइवेट लिमिटेड एलटीडी। एक और होता है वैसे 5 में लिमिटेड, जो कि पब्लिक सेक्टर होता है, जैसे कि बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक का बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक पब्लिक लिमिटेड है, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड होता है। एचडीएफसी का बात करूं तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है अभी। एक्सिस का बात करूं तो एक्सिस बैंक लिमिटेड है, नॉट ए प्राइवेट पीवीटी एलटीडी, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग करती है इसलिए पब्लिक सेक्टर है पीएसयू, इसलिए एलटीडी। ये सब जो भी बैंक है जैसे आईडीएफसी बैंक लिमिटेड, नॉट ए प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड। तो अब बात करते हैं हम लोग, ये चारों वेरिएंट्स हैं, पांचों। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि कौन सा अकाउंट किसके लिए अप्लीकेबल है। अगर मैं बात करूं कि कोई आदमी अकेला अपना चाहता है कि मैं अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके मैं अकेले बिजनेस चलाऊं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोप्राइटरशिप दे दिया, सिंगल ओनरशिप। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 7। और एलएलपी लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनर्स, इसमें भी ये है 2 to 7। प्राइवेट लिमिटेड इसमें भी है 10 तक है। अब लिमिटेड ये है। अब मैं इस पे बात करूंगा। इतना तक तो मुझे पता चल गया कि करंट अकाउंट में हम लोग 5 तरीके का अकाउंट उठाते हैं। एक तो प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट उठाते हैं, एक पार्टनरशिप का अकाउंट खोलते हैं,
एक हम लोग LLP वाला अकाउंट खोलते हैं, एक हम लोग प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट खोलते हैं। इतना तक तो मुझे पता हो गया। अब इस पे आगे हम लोग बात करते हैं। सिंगल ओनर, सबसे पहले हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, इसमें लिखते हैं प्रोप्राइटरशिप। एक ये वेरिएंट्स होता है, सेकंड होता है पार्टनरशिप। थर्ड होता है LLP, मतलब लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनर्स। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड। इसको सिंपल से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड में डिफरेंस क्या है, पार्टनर प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है, पार्टनरशिप और LLP में डिफरेंस क्या है। इससे हमें पूरा करंट अकाउंट के बारे में पता चल जाएगा कि क्या कैसे है, नहीं है। इतना तक तो मुझे पता चल गया कि अकाउंट जो कोई अगर मुझे बोलता है कि सर मुझे करंट अकाउंट ओपन कराना है, तो उसको हम पूछेंगे कि सर कौन सा फॉर्म है आपका, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या LLP है, या प्राइवेट लिमिटेड है। ये हमें उसे पूछना होगा कि वो क्या रजिस्टर्ड करा रखे हैं, प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, कि LLP में रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, कि प्रोप्राइटरशिप में। तो अगर वो बोलेगा कि प्रोप्राइटरशिप है तो समझ जाएंगे कि ये सिंगल ओनर है, इसमें एक ओनर है मात्र। अगर बोले कि पार्टनरशिप है तो उसमें समझ जाएंगे कि एक से ज़्यादा ओनर्स हैं, उसमें 2 है, 3 है, 4 है। और LLP भी सेम ऐसे ही 2, 3, 4, और प्राइवेट लिमिटेड में 2, 3, 4, 5, 4, 5, 10। तो इस टाइप से है। अब बात रहा सबसे पहला कि प्राइवेट लिमिटेड LLP जो है, LLP हाल ही में आया है कि ये जो है प्राइवेट लिमिटेड में कुछ कंपनी थी जो कि प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड कराने के लिए काफ़ी सारे धक्के खाती थी, तो भी वो प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड नहीं होता था, काफ़ी लोग को दिक्कत होता था। इसीलिए उसके लिए ये जो है LLP लाया गया। ये LLP है जस्ट एज ए क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि LLP से बोला गया है। ये इजी वे में रजिस्टर्ड भी हो जाता है, उतना मुश्किलें नहीं आती है प्राइवेट जितना प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर करने में आती हैं। तो अब चलते हैं सबसे फर्स्ट कि इसका डिफरेंस क्या है, ये सब का आपस में डिफरेंस क्या है, तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहला इस टॉपिक रखते हैं कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। अगर लायबिलिटी की बात किया जाए तो प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे कोई अगर प्रोप्राइटर या डायरेक्टर अगर लोन ले लेता है तो वो पूरा का पूरा फंड का लायबल होता है। वो अगर कंपनी घाटे में गया तो उसको उसका पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उसको उसका भरपाई करना होगा। सेम यहाँ पार्टनरशिप में भी है, इसमें भी अनलिमिटेड है।
अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें भी अगर दो पार्टनर्स हैं, अगर दोनों मिलके फर्म चला रहा है, अगर कंपनी लोन लेती है घाटे में जाती है तो दोनों को पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भरपाई करना होगा। अब बात रहा एलएलपी का, तो एलएलपी में ऐसा नहीं है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है। और इसमें भी लिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये है आपका। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर कंपनी लोन लेती है घाटे में जाती है तो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि जो उसके डायरेक्टर्स हैं, जो उसके ओनर्स हैं, वो जस्ट डिपेंडेंट रहेंगे ओनली फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितना कंपनी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा उतने ही हिस्से में से उस लोन की भरपाई किया जाएगा। अगर नहीं भरपाई कर पाता है वो कंपनी घाटे में जाएगी, पर किसी डायरेक्टर्स के ऊपर नहीं आएगा कि आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के देना है। सेम एलएलपी में है और सेम प्राइवेट लिमिटेड में है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट। Compliance and legal requirements, liability of partners. Second है compliance and legal requirements। इसमें प्रोप्राइटरशिप में जो वर्कर रहता है बहुत मिनिमम रहता है, सो रिक्वायरमेंट्स जो है इसमें बहुत कम पड़ता है। तो इसलिए इसमें लेबर का ज़रूरत बहुत कम पड़ता है, क्योंकि एक ओनर होता है, छोटा सा काम होता है, इसलिए ये प्रोप्राइटरशिप में होता है। तो इसके लिए क्या लिखना है कि मिनिमम मतलब लेबर की ज़रूरत बहुत कम होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसमें भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। एलएलपी में मीडियम रिक्वायरमेंट्स। एंड प्राइवेट लिमिटेड में हाई रिक्वायरमेंट्स। इसमें बहुत ज़्यादा लेबर और वर्कर का ज़रूरत पड़ता है, हाई रिक्वायरमेंट्स। और वीडियो देख लो। हाँ, इसमें हाई रिक्वायरमेंट्स पड़ता है। अब लास्ट थर्ड पॉइंट्स रहा डिफरेंस का। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप।
थर्ड पॉइंट्स रहा मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। तो इसमें मैनेजमेंट मिनिमम रहता है और सेम रहता है, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप सेम रहता है। मतलब जो प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्टर है, प्रोप्राइटर यानी प्रोप्राइटर है, वही उसका ओनर भी होता है, वही उसका मैनेजर भी होता है, सेम। तो पार्टनरशिप में भी सेम होता है, जो ओनर होता है वही मैनेजर भी होता है उसका, और वही उसका ओनर भी होता है। अब एलएलपी का बात करूं तो एलएलपी में भी सेम रहता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में नहीं। सेपरेशन ऑफ owners and separation of owners and management, separation of separation of management and owners. मतलब इसमें अलग अलग होता है, मतलब डायरेक्टर कोई और है, मैनेजर कोई और है, वर्कर कोई और है। प्राइवेट लिमिटेड में सब डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई ऐसा नहीं है कि सेम होता है। लेकिन एलएलपी में जो ओनर होता है वही मैनेजर भी होता है, पार्टनरशिप में भी सेम और प्रोप्राइटरशिप में भी सेम। अब बात रहा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट्स होगा कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, एंड फोर्थ पॉइंट्स होगा नेम सिक्योरिटी। अगर मैं बात करूं नेम सिक्योरिटी का, नेम सिक्योरिटी मतलब कंपनी का नाम या फर्म का नाम जो रखा है वो किस टाइप से होगा। इसमें कोई ऐसा यूनिक नहीं है कि वो नाम यूनिक होना चाहिए। नो सिक्योरिटी, इसका जो है नो सिक्योरिटी मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि इसका नाम पूरे इंडिया में एक ही होना चाहिए, इसमें नो सिक्योरिटी। मतलब हुआ कि अगर आप कंपनी का, अपने कंपनी का प्रोप्राइटरशिप कंपनी ओपन कर रहे हैं और उसके अंदर किसी ने आपने नाम दे दिया कि जहाँ मान लो अग्रवाल स्वीट्स, तो ऐसा नहीं कि दूसरा कोई प्रोप्राइटर्स अपने दुकान का नाम अग्रवाल स्वीट्स नहीं रख सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने जो नाम चूज किए कोई और भी रख सकता है, सेम नाम आपको मिल सकता है प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में भी, इसमें भी नो सिक्योरिटी। जबकि एलएलपी में है, इसमें यूनिक होना चाहिए नाम। यूनिक नेम एंड सिक्योरिटी, इसमें एलएलपी में यूनिक नाम होना चाहिए। अगर इंडिया में आपने कंपनी रजिस्टर्ड किए तो आपके नाम का कंपनी कोई नहीं होना चाहिए, और प्राइवेट लिमिटेड में भी नहीं। अब रहा 1 2 3 4 डिफरेंस तो हमें मिल गया। अब देखते हैं 5 डिफरेंस। एंड VC एक होता है फंड राइजेज फ्रॉम VC।
मतलब ये फंड राइजेज फ्रॉम वीसी मतलब हुआ कि लोन की संभावना कितना होता है, इस सारे अकाउंट में किस में कितना संभावना होता है कि लोन मिलने का, इसलिए फंड राइजेज फ्रॉम वीसी इसमें मिनिमम रहता है, बहुत कम चांस होता है प्रोप्राइटरशिप में कि लोन मिल जाए। प्रोप्राइटरशिप फंड पे इसमें मिनिमम होता है, मिनिमम चांस होता है, इसमें भी मिनिमम चांस होता है, इसमें मीडियम चांस होता है। और इसमें हाई होता है, हाई चांस। तो ये रहा मेरा करंट अकाउंट का वेरिएंस, जो कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड। एक और है, एक और पॉइंट्स है जो कि वो है आपका कि डॉक्यूमेंट्स, गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स है, मतलब गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के थ्रू कौन कौन किस फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, उसी को हम लोग गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। एक पॉइंट्स और होगा, देखता हूँ वीडियो में आ रहा है कि नहीं। हाँ, आ जाएगा। मतलब गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब हुआ कि ये प्रोप्राइटरशिप अकाउंट खोलने के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पार्टनरशिप अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एलएलपी अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके लिए है, सबसे पहला है कि प्रोप्राइटरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप में तो सबसे पहले या तो जीएसटी होना चाहिए या गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट अप्रूवल प्लस पैन कार्ड, आधार कार्ड। प्लस 1 फोटो प्लस 1 चेक। सेकेंड है, ये सब में कॉमन है, पैन कार्ड ये सब में कॉमन है, इसमें भी वही आएगा, इसमें भी वही आएगा, इसमें भी आएगा। बट कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि इसमें जीएसटी या गवर्नमेंट अप्रूवल, और पार्टनरशिप में पार्टनरशिप इसमें पार्टनरशिप डीड आएगा, PARTNER डीड, पार्टनरशिप डीड प्लस जो भी पार्टनर्स हैं उनके पैन, आधार, और सबका 1 फोटो और एक चेक। अब रहा एलएलपी का बात करूं तो इसमें आ जाएगा गवर्नमेंट एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट, प्लस बाकी सब ये सारा डॉक्यूमेंट्स। और प्राइवेट लिमिटेड का बात करूं तो इसमें आ जाएगा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COI, एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, एंड बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन।
अगर मैं MOA का बात करूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी क्या काम करेगी उसके बारे में लिखा होता है, क्या क्या सेल कर सकती है, क्या नहीं सेल कर सकती है, वो सारा MOA में लिखा होता है कि किस किस प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब हुआ कि कंपनी कब रजिस्टर्ड हुआ है, तो उस किस तारीख को रजिस्टर्ड हुआ है, वो सब सारा उसके बारे में लिखा हुआ होता है, कब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उसके बारे में वो COI के अंदर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें कंपनी के ऊपर रूल रेगुलेशन लिखा हुआ होता है कि कंपनी को क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी कंडीशन में क्या लगता है नहीं करता, सारे रूल के बारे में लिखा होता है AOA में, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, इसमें शेयर होल्डर का कितना, किसका कितना शेयर्स है, वो सब सारा चीज लिखा हुआ होता है। और बाद बाकी पैन, आधार, चेकबुक, एक चेक, एक सारे डायरेक्टर्स के फोटो, ये सब होना मैंडेटरी है, जो कि ये सब में भी कॉमन था, वो इसमें भी कॉमन है, लेकिन मेन पार्ट ये है। तो आज मैंने करंट अकाउंट में किस किस तरह के करंट अकाउंट हम लोग खोलते हैं और किसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो सारे मैंने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अगर कोई करंट अकाउंट के बारे में पूछे तो इतना ही क्वेश्चन इसी में से कुछ ना कुछ पूछ सकता है, या तो पूछेगा LLP और प्राइवेट लिमिटेड में डिफरेंस, तो यही आपको बता देना है एक दूसरे के बारे में। अगर पूछ दिया पार्टनरशिप एंड LLP के बीच में डिफरेंस, तो आपको ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस मैंने बताया है वो आपको बता देना है। अब बात रहा प्रोप्राइटरशिप का, तो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको बता देना है। इसमें पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में मेन डिफरेंस अगर आएगा बात, तो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब तो सेम ही जा रहा है। अगर इसका बात करें पार्टनरशिप और LLP का, तो इसमें लिमिटेड, इसमें अनलिमिटेड, इसमें मिनिमम, इसमें मीडियम रिक्वायरमेंट, ये दोनों का सेम ही होता है। इसमें ये नेम का नो सिक्योरिटी इसमें होता है, इसमें सिक्योरिटी और यूनिक होता है, इसमें मिनिमम होता है, इसमें मीडियम होता है, ये सारे। और ये पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड में भी डिफरेंस पूछ सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे भी पूछ चुका है। जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो उस टाइम में मुझे भी पूछ दिया था, एक जगह पे यस बैंक में मैंने गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो उसने मुझे पूछ दिया था पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड में डिफरेंस क्या है। तो सिर्फ मैंने एक पॉइंट्स बोल के आया था कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड लगता है और पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड में MOA, COI, AOA और BR लगता है। मैंने इतना ही सिर्फ एक पॉइंट्स बोल के आया था, जबकि उसने बोला था कि और बताओ, और तो मुझे ये बात पता नहीं था इतना, तो मैंने उसी टाइम से ये सारा मैंने सेट कर लिया था अपने दिमाग में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ऐसा कुछ पूछ दिया जाएगा HR के थ्रू, तो आप कंफर्टेबल होंगे जवाब देने में। मैंने अपने तरीके से बेस्ट आपको समझाया। हाँ, एक पॉइंट्स और पूछ सकते हैं कि फटका, ये अकाउंट्स में चाहे सेविंग अकाउंट्स हो चाहे करंट अकाउंट्स हो, फटका पे हम लोग साइन करवाते हैं, और इस पर क्यों साइन करवाते हैं उसका वजह है। और ये बार बार जहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि फटका पे साइन क्यों करवाते हैं। तो इसका सबसे पहले तो फटका का फुल फॉर्म ये भी पूछ देगा कि फटका का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। मतलब इसका मतलब हुआ फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। इसका मतलब हुआ कि जिसका मैं अकाउंट खोलने जा रहा हूँ उस आदमी का कोई इंडिया से बाहर कोई टैक्स तो पे नहीं करता है, कोई अकाउंट तो नहीं है, कुछ टैक्स तो नहीं पे करता है। इसका मतलब यही हुआ। और वो साइन अगर करता है तो वो साइन और जो इंडिया में जो अकाउंट ओपन करवा रहा है वो साइन, दोनों को मैच करने के लिए फटका पे हम साइन करवाते हैं। तो इतना रहा करंट अकाउंट का। अब बात रहा करंट अकाउंट्स के, सारे बैंक में अलग अलग तरीके का वेरिएंट्स होता है, पर करंट अकाउंट इतना ही ओपन होता है, 4 टाइप का ही अकाउंट्स ओपन होता है। और अगर कुछ जगह होता है कि सारे बैंक में अपना अपना कुछ वेरिएंट्स बना रखे हैं, कि कोई मान लो 50,000 से अकाउंट ओपन करते हैं, कोई 10,000 से अकाउंट ओपन करते हैं, कोई जीरो बैलेंस करते हैं करंट अकाउंट।
ओपन। तो सब बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया है, अपने अपने हिसाब से सेटअप कर रखे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट में इंटरेस्ट आरबीआई के थ्रू अच्छा आता है, पर बिजनेसमैन जो होता है उसे करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। अगर बात किया जाए कि करंट अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर, तो सेविंग अकाउंट में कस्टमर को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट इसमें मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में कस्टमर को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नो इंटरेस्ट। तो बात ये रहा, इसलिए कुछ बैंक है जो कि अपना क्राइटेरिया बना रखा है कि मैं 1 लाख से अकाउंट ओपन करूंगा तो ये वेरिएंट्स दूंगा, आपको ये सुविधा दूंगा, अगर 2 लाख से अकाउंट ओपन करूंगा तो ये सुविधा दूंगा। मतलब इस टाइप से सब सारे बैंक में अपना अपना है। कोई बैंक अपना 50,000 का रखा है कि 50 के लूँगा, 50 के, अगर 50,000 से आप अकाउंट ओपन करवाते हैं आपको ये फैसिलिटी मिलेगा। अगर आप 10,000 से अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा। नॉर्मल अकाउंट जो होता है करंट अकाउंट, नॉर्मल करंट अकाउंट की तरह आपको फैसिलिटी मिलेगा। यही अगर 1 लाख का करते हैं तो कुछ और फैसिलिटी मिलेगा। अगर 2 लाख मेंटेन करते हैं तो कुछ और आपको फैसिलिटी मिलेगा। ये सारा चीज़ डिस्कस किया जाता है। सारे बैंक में अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अलग अलग तरीके के हैं। तो सिर्फ वो अकाउंट मेंटेन के लिए जिक्र किया गया है, लेकिन डिफरेंस जो है अकाउंट का यही है कि वो तो वहाँ अकाउंट मेंटेनिंग का वेरिएंट्स है। जिस किसी भी बैंक में, अगर HDFC में बात करो, IDFC में बात करो, एक्सिस में बात करो, तो उसका अकाउंट मेंटेनिंग के हिसाब से वो वेरिएंट्स बोलता है। पर अगर बात करो करंट अकाउंट का, तो करंट अकाउंट का ये सारा वेरिएंट्स होता है कि जो कि हर जगह सारे बैंक में आपको मिल जाएगा। इस टाइप का अकाउंट खोलने के लिए प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड। अगर करंट अकाउंट का बात करूं तो इतना ही अकाउंट होता है। अब बात रहा कि हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि IEC कोड क्या होता है, और करंट अकाउंट जो ओपन करवाता है उसको IEC कोड लेना मैंडेटरी है या नहीं। तो मैं बता दूं कि IEC कोड जो करंट अकाउंट ओपन करवाता है उसे लेना मैंडेटरी नहीं है, पर हाँ उसके लिए वो मैंडेटरी है जो अगर इंडिया से बाहर कोई इंपोर्ट करता है तो उसके लिए IEC कोड मैंडेटरी होता है। और उसमें भी अगर फिजिकल गुड्स है तो वो IEC कोड मैंडेटरी है। अगर वो भी IT सेक्टर का है, IT टाइप है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, अगर कोई इंडिया से बाहर भेज रहा है, ला रहा है, तो उसके लिए IEC कोड जरूरी नहीं है। वो नॉर्मल करंट अकाउंट पे भी अमाउंट वो ले सकता है। अगर कोई विदेश से अमाउंट दे रहा है तो वो अपने नॉर्मल करंट अकाउंट में ले सकता है बैलेंस, पर उसका चार्ज लगेगा, सिर्फ चार्ज जाएगा, पर वो ले सकता है, लेकिन वो काम कर सकता है। उसको IEC कोड मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अगर कोई बाहर से सामान लाता है तो उसके लिए IEC कोड मैंडेटरी होता है। ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये उसके लिए है जो अगर फिजिकल गुड्स, कोई मतलब फिजिकल लोगेज लाना चाहता है, उसके लिए IEC कोड मैंडेटरी है। लेकिन जिसके पास ये सॉफ्ट कॉपी है उसके लिए IEC कोड कोई मैंडेटरी नहीं है। अब बात रहा कि करंट अकाउंट्स में इंपोर्ट्स क्यों करते हैं, एक्सपोर्ट्स क्यों करते हैं। ये आयात निर्यात है, जो एक देश से दूसरे देश को भेजा जाता है, दूसरे देश से इस देश को वापस लिया जाता है। तो ये आयात निर्यात से जो है देश की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा बढ़ता है, वो अच्छा रहता है, वो नीड है हमें। तो इसलिए करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है। अब मैं एक दिन आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नेक्स्ट क्लास में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में जिक्र करूँगा। इतना ही कर धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।